बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग ऑफ जीन का मतलब क्या था? प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन बाय एसेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअल तरीक़ों से किसी जीन की बहुत सारी कॉपियाँ बनाना, ये क्लोनिंग ऑफ जीन कहलाता है। और इसके दो मेथड्स हैं, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और दूसरा पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पहले हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि हम जीन की कॉपी कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो इसका पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद क्या है? वो जीन जिसकी आपने कॉपी बनाना है। इसको जीनोम से अलग कैसे करें? जीनोम का मतलब क्या है? एक सेल के अंदर जितने जीन्स पाए जाते हैं उन सबको मिलाकर जीनोम कहते हैं। तो एक जीनोम ऑर्गेनिज्म का भी होता है, सेल का भी होता है। सेल वाला ही ऑर्गेनिज्म का है, क्योंकि किसी भी जानदार के जिस्म में जितने सेल्स हैं उन सब में एक जैसे जीन्स होते हैं। तो जीनोम से अलग करना ये पहला स्टेप कहलाता है। तो हम स्टेप्स बताने के बजाय एक्सप्लेन करते ही चले जाते हैं। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के आइसोलेशन से मुराद यहाँ पर है उसका हुसूल कहाँ से हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रिपेयर इट इन लैब। आप इसको लैब में बना सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं। अगर ये शराइत पूरी ना हो तो दूसरा है प्रिपेयर इट फ्रॉम इट्स mRNA। इसके mRNA अगर आपके पास इसका mRNA है तो उससे भी बना सकते हैं। तीसरा है कट इट फ्रॉम द जीनोम, या इसको जीनोम से काट के अलग करें। मैं दोबारा बताता हूँ। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन, जिसकी हम कॉपियाँ बनाना चाहते हैं। अब इसकी कॉपियाँ कैसे, इस जीन का हुसूल कहाँ से करें, हम कहाँ से हासिल करें? इसके लिए मैंने कहा सबसे पहले प्रिपेयर इन लैब। हम इसको लैब में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। लैब में बनाने की पहली शर्त यह है कि लैब फैसिलिटी आपके पास हो। किसी भी लैब में आप नहीं बना सकते। ये आपके पास सोफिस्टिकेटेड लैब हो, बहुत हाई फाई टाइप की लैब हो, जहाँ ये मुमकिन हो कि हम उस जीन को खुद बना सकें आर्टिफिशियल। आज इंसान इस मरहले तक पहुंच गया है कि अगर इसको फ्री न्यूक्लियोटाइड दिए जाएं तो ये बना सकता है लैब में। लैब की फैसिलिटी हो। दूसरी शर्त ये है कि नॉन सीक्वेंस, इस जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनकी तरतीब क्या है, ये आपके इल्म में है। और तीसरी शर्त है इट शुड बी स्मॉल। ये जीन बहुत बड़ा ना हो। यानी अगर कोई जीन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हम उसको लैब में बना सकते हैं। शर्त क्या है? वो छोटा हो, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, उनकी तरतीब क्या है, ये हमें मालूम हो, और हमारे पास लैब की फैसिलिटी हो, तो हम इस जीन को लैब में बना सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी ना हो तो फिर हम क्या करें? इस जीन का हमारे पास अगर mRNA हो तो हम उससे कंप्लीमेंट्री जीन या कंप्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं। दूसरी शर्त थी ना ये कि हमारे पास उस जीन के सीक्वेंस का हमें पता नहीं है। लैब की फैसिलिटी है, हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और उस जीन का mRNA हमारे पास हो तो हम इससे भी बना सकते हैं। ये फर्ज करें mRNA है, mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब दर्ज होगी और उस तरतीब का अक्स हम लैब में बना सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, नेचुरल है। लेकिन आरएनए से वापस डीएनए भी बनाया जा सकता है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हम आरएनए से डीएनए बनाना चाहें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इस एमआरएनए की कॉपी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ तरतीब थी AUCG AUCG AUC, ये तरतीब थी। तो जब ये डीएनए में बनेगा तो कैसे बनेगा? एक की जगह क्या आएगा यहाँ? T TAGC और इसकी 2 कॉपियां बनेंगी और इसी तरतीब में ये बन जाएगा। इस डीएनए को कहा जाएगा cDNA, कंप्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि ये आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब थी उसका अक्स है। अक्स कंप्लीमेंट्री को कहते हैं, तो कंप्लीमेंट्री डीएनए कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले कोशिश क्या की कि हमारे पास जो डीएनए है वो हम खुद बना सकें। उसके लिए कुछ शराइत थी, वो शराइत अगर पूरी हुई तो हम बना सके। अगर वो शराइत पूरी नहीं हो रही थी, मसलन हमें लैब की फैसिलिटी भी थी, जीन छोटा भी था, लेकिन सीक्वेंस नहीं पता था, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? इसका अगर एमआरएनए दस्तयाब हो तो उस एमआरएनए से हम ये डीएनए बना सकते हैं। अब तीसरा है, अगर ये भी ना हो तो फिर हम क्या करें? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, कट इट फ्रॉम जीनोम। इसके जीनोम से इसको काट के अलग करें। ये बात कहने की हद तक बड़ी आसान है, लेकिन एक्चुअली इतने आसान नहीं है। क्यों? जरा तवज्जो करें। सेल हमें नजर आता है? एक सेल नजर नहीं आता है, छोटा है। सेल नजर नहीं आता है तो न्यूक्लियस कैसे नजर आएगा? क्योंकि जो जीन्स हैं वो तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं और वो क्रोमोसोम भी हमें नजर नहीं आता है, छोटा है, उसके ऊपर जीन्स हैं। अब यहां से एक जीन को काट के अलग करना है। यहां आके वो बात समझ में आती है, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। अगर भैंस की उससे सोचो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अकल इस्तेमाल करके इंसान इधर से काट सकता है। मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं, लैब में हमने छेड़खानी की थी सेल के साथ। बहुत बारीक नीडल से सेल को काटने के लिए जब टच करते तो उछल के उधर चला जाता था। तो सेल हमसे काबू नहीं हो रहा था, तो अंदर इस इतना बारीक जीन, वो भी हजारों जीन हैं। इंसान के एक सेल में 20 से 25 हजार जीन हैं। तो उसके लिए फिर हमें शराइत हैं कि पहली शर्त ये हो, हमें उस जीन की ये लोकेशन पता हो कि वो किस क्रोमोसोम पर है, उस क्रोमोसोम में किस पोजीशन पर है, तो फिर हम जाके उधर से काट सकते हैं। लेकिन अकल इस्तेमाल करने के लिए आसान है और सबसे प्रेफरेबल तरीका ये है। तो हमें इस काम के लिए एक और जरूरत पड़ेगी, वो है मॉलिक्यूलर सीजर की। मॉलिक्यूलर सीजर, ये अलामती नाम है। सीजर काटने वाली चीज को कहते हैं। यहां मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या है? हम इसको कैंची से नहीं काटेंगे, बल्कि एक एंजाइम से काटेंगे जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं जनरली। अब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो काटने वाला हो? डाइजेस्टिव एंजाइम है, सिंपल। और यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से हम इसको काट सकते हैं। अब अगला सवाल पैदा होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से आएगा, या इसका ये नाम क्यों पड़ गया है? तो पहले इस सारे मामले को 2 मिनट के लिए रोक कर इसके बारे में बताना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ से मिलेगा? तो ये नेचुरली बैक्टीरिया में पाया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। फेज वायरस का लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है, और जब हम फेज वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो सिर्फ एक तरफा एक पहलू को मद्देनजर रखकर हम डिस्कशन करते हैं। हम क्या कहते हैं? बेचारा बैक्टीरिया बेबस है, वायरस आया, एक खास जगह पर लैंड किया, फिर इसको लाइसोजाइम के जरिए सुराख किया, फिर अपनी टेल को इंजेक्ट किया, फिर जीनोम को इंजेक्ट किया। ये जीनोम आके बैक्टीरिया के जीनोम का हिस्सा बना, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम हुआ। फिर बैक्टीरिया ने अपने सारे काम छोड़ दिए, वायरस ने अपने कॉपियां बनाई। ये एक तरफा डिस्कशन है ना।
तो इससे क्या लग रहा था कि फेज वायरस हमेशा बैक्टीरिया पर गालिब आता होगा, जबकि हकीकत ऐसी नहीं। फेज वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो 90% फेलियर है, वो नाकाम होता है, सिर्फ 10% उसकी कामयाबी है। तो बैक्टीरिया कैसे नाकाम कर देता है? बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम मौजूद है, और इस एंजाइम का नाम हमने रखा है, बैक्टीरिया तो नहीं रखा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसको कहते हैं। बैक्टीरिया में ये नेचुरली पाया जाता है। अब ये नाम क्यों पड़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों रखा? इसलिए कि ये एंजाइम वायरस के जीनोम में, वायरस का भी जितना डीएनए है उसके भी जीन्स है ना, उस जीन को ये काट देता है, जिसकी मदद से वायरस अपनी कॉपियां बना रहा था। अब देखें, अब इसका नाम समझ में आ गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा? ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, उस जीन को ही काट के फेंक देता है। तो वायरस ग्रोथ कैसे करेगा? आ तो गया है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया पर काबू पा भी ले तो उससे अपनी कॉपियां नहीं बनवा सकता, क्योंकि उसके ग्रोथ वाले जीन को तो बैक्टीरिया के इस एंजाइम ने नाकारा बना दिया है। तो इसी एंजाइम को बैक्टीरिया से हासिल किया जाएगा। हासिल करके हम अपनी मर्जी के जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें कहां से मिलेगा? बैक्टीरिया से। अच्छा, दूसरा अब देखना पड़ेगा ये कैसे काटता है। इसके लिए एक और जुमला पहले हम समझ लेते हैं, फिर ये बात भी समझ में आएगी। हर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उसके एक इंटेक्ट पार्ट को हम जीन कहते हैं। फर्ज करें यहां से यहां तक ये जीन है। इस जीन के आखिर में भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है। इसके शुरू होने से पहले भी कुछ इजाफी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके नाम रखे गए, इनके काम भी हैं। मसलन किसी जगह को रिकॉग्नाइजिंग साइट कहते हैं, किसी जगह को आप कह सकते हैं यहाँ एक्टिवेशन प्रोटीन अटैच होने की जगह है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, किसी को स्टॉप पॉइंट। इस तरह से कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये जीन है हमारा, इस जीन के शुरू में भी और आखिर में भी कुछ मखसूस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो जीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। जब कॉपी होगी तो सिर्फ इसकी होगी, इनकी कॉपी नहीं होगी आरएनए की शक्ल में। तो हर जीन में है। अब एक मिसाल बताता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। यहां से फर्ज करें आप रोड पे सफर करते हैं, आगे पेट्रोल पंप आने से 100 मीटर पहले एक बोर्ड आता है, साइन बोर्ड, वो आपको बताता है पेट्रोल पंप 200 और 100 मीटर अहेड। तो अगर आपको पेट्रोल की जरूरत है तो वो बोर्ड देख के चौकन्ना हो जाते हैं कि अब 100 मीटर के बाद पेट्रोल पंप आने वाला है। इसी तरह जीन के शुरू होने से पहले भी कई ऐसे मार्कर्स हैं। इन मार्कर्स में से एक मार्कर को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं इसको, यानी न्यूक्लियोटाइड की एक खास तरतीब है, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पहले इसको समझ लें। इसको डिफाइन यूं किया जा सकता है, a series or sequence of 4 to 6 nucleotides which are symmetrical in reverse order। 4 से लेकर 6 तक न्यूक्लियोटाइड की एक ऐसी तरतीब है जिनको उल्टा पढ़ो तो सेम पढ़ाई पड़ी जाती है। बात समझ में नहीं आई ना? जो सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? एक जैसे। मैं मिसाल बताता हूं। अब यहां देखें, ये हमारा जीन है। हर जीन के शुरू और आखिर में एक खास जगह पर यह सीक्वेंस मौजूद होता है। 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। यह मार्कर है असल में इस जीन की हुदूद का। मसलन ये है AATT, ये लिखा हुआ है। इधर मैं क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? TTA। अब देखें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जो डेफिनेशन बता रहा था,
a series of 4 to 6 nucleotides which are symmetrical in reverse order. इसका मतलब क्या है? इसको सीधा पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो। देख रहे हैं ना, इधर से हम यूं पढ़ेंगे तो क्या होगा? ए ए टी टी। इसको इस डायरेक्शन में पढ़ो तो अब क्या पढ़ेंगे? ए ए टी टी। हुआ कि नहीं हुआ? सिमेट्रिकल इन रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है, एक को आपने मशरिक की तरफ पढ़ना है, दूसरे को आपने मगरिब की, सेम रीडिंग आई। इसी तरह यहां पर है सी सी जी जी। अब कंप्लीमेंट्री लिखे, इधर जी जी आएगा, इधर सी सी। इसको यूं पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे? सी सी जी जी। इसको इस डायरेक्शन में पढ़ो तो सी सी जी जी। अपोजिट डायरेक्शन में सेम रीडिंग दे, उसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मैं दोबारा बता दूं कि हर जीन के शुरू और आखिर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। ये सीक्वेंस हर जीन के लिए अलग हैं, कुछ के मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि एंजाइम्स इन मोस्ट केसेस आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है ना। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टारगेट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मखसूस है। किसी और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और होगा, किसी और का और होगा, और का और। ये बात मैं समझा सका? यानी हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक खास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए को काटता है। इसलिए हमें यह कम से कम मालूम हो कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके शुरू और आखिर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन से है। उसी हिसाब से हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इंतजाम करेंगे, वो इसको काटेगा। अब जब इसके ऊपर छोड़ेंगे तो काटेगा कैसे? दो तरह से इसको काटेगा। काटने के दो स्टाइल। एक कटिंग ये होगी, बिल्कुल स्मूथ एंड्स के साथ काट दिया। इसको हम क्या कहेंगे? एक खास टर्म इस्तेमाल होती है, ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स के साथ इसने काटा। दूसरा काटने का तरीका है, उसमें क्या किया जाता है? तवज्जो, जीन हमारा ये है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस साइड से काटा गया है, उस साइड से नहीं काटा गया। इस साइड से नहीं काटा गया, इधर से काटा गया। और यही हाल इधर भी हुआ है। नहीं समझे? ये कट क्या था? ब्लंट कट। इसको क्या कहते हैं? इस एंड को क्या कहते हैं? स्टेगरिंग एंड कहते हैं। स्टेगरिंग एंड या इनको कहते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड। अब जरा सुनने बेटा, स्टिकी एंड क्यों कहते हैं? चिपकने को कहते हैं ना स्टिकी। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड? डबल। ये कट लगने के बाद अब इधर कोई चीज जुड़े या ना जुड़े बराबर चांसेस हैं। लेकिन जब आपने इस तरह से काटा तो ये डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड हो गई, ये भी सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल तो ये रह नहीं सकता है। अगर इसको कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो ये जाकर अटैच होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं, जुड़ने वाला एंड कहते हैं। तो आमतौर पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनकी मदद से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस तरह से कटवाया जाता है कि उसके दोनों एंड्स स्टिकी हों या उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। मसलन यहां पर क्या था? सी सी जी जी। इधर क्या था? ए ए टी टी था ये। अब ये एंड और ये एंड अगर इनके अपोजिट या जिसको आप क्या कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो ये चिपक सकता है, ये भी चिपक सकता है। तो हमने पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल कर लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट में दोबारा बताता हूँ, जिस जीन की हम कॉपी करना चाहते थे या तो हम उसको लैब में बना सकते हैं। 3 शर्तें बताई। लैब फैसिलिटी हो, हमारे पास उसके सीक्वेंस का पता हो, छोटा हो तो हम फ्री न्यूक्लियोटाइड्स उसी तरतीब से डाल देंगे, कॉपी बन जाएगी। अगर सीक्वेंस मालूम नहीं हो तो हम उसके mRNA से इस तरह से cDNA बना सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो क्या है?
कि हम इसको जीनोम से काट के अलग कर सकते हैं। जीनोम से काटने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत होगी, ये बैक्टीरिया से नेचुरली मिल जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हजारों अक़साम है, हर टाइप एक खास जीन को ही काटने की सलाहियत रखती है। किस जीन को काटेगी? जिसके दोनों एंड्स पर मखसूस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो। उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये कैटलाइज करके इस तरह से ब्लंट एंड भी काट सकता है, स्टैगरिंग एंड में भी काट सकता है। तो हमें कौन सा सुटेबल है? स्टैगरिंग एंड या स्टिकी एंड वाला जीन हमें चाहिए। अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग भी कर लिया। अब तीसरी जरूरत पड़ेगी हमें, तीसरा स्टेप क्या है? इस जीन को किसी मंजिल तक पहुंचाना है। वहां ले जाने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसको कहते हैं वेक्टर। तीसरा मरहला आ गया, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये वेक्टर क्या होगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया है। अब हमें एक वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर किसे कहा? ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, जो इस जीन को हम जहां कहें उधर तक पहुंचा सके, उसको वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर सबसे जो मशहूर वेक्टर है वो प्लास्मिड है। प्लास्मिड भी आपको पता है ना, हर बैक्टीरिया में नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया में एक इजाफी सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लास्मिड कहते हैं। जिस बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड हो उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लास्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है, उस पर हम कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे, अगर बैक्टीरिया मर गए तो हम क्या समझें? उनके पास प्लास्मिड नहीं है। अगर बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक का मुकाबला किया, जिंदा रहे, तो हम क्या समझेंगे? उसके पास प्लास्मिड है। अब इस प्लास्मिड को बाहर निकालने का भी इंतजाम है। बाहर निकाला प्लास्मिड को। प्लास्मिड सर्कुलर जरूर है, लेकिन ये भी तो डबल है ना। डीएनए जैसा भी हो वो डबल होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अब यहां पर हमने क्या करना है? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इधर जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करें? फिर उसी एंजाइम को बुलाएं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसकी मदद से हमने इस जीन को काटा था, वो लाके छोड़ देंगे तो वो इसको उसी तरह काटेगा जैसे इसको काटा था। कैसे? यहां पर फर्ज करें ये, और इधर इसका एंड ये हुआ। आई एम सॉरी, स्टिकी एंड में काटा। ये न्यूक्लियोटाइड कौन से थे? फर्ज करें ये वाले थे, CCGG, और ये वाले कौन से होंगे? AA और TT वाले। खोल दिया। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, एक खास सॉल्यूशन में रखेंगे। सॉल्यूशन में हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू इज नथिंग बट अ particular type of enzyme that is called ligase। इस प्लास्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके लाइगेज इनके साथ रख देंगे, तो लाइगेज इस टुकड़े को इधर जोड़ेगा। जुड़ने के बाद इनकी कैफियत क्या हो जाएगी? यहां से ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, ये जुड़ गया। तो हमारा जीन प्लास्मिड का हिस्सा बन गया। अब इस प्लास्मिड को वापस बैक्टीरिया में डालेंगे तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में गया कि नहीं? बैक्टीरिया का हिस्सा बन गया। अब जब बैक्टीरिया का ये हिस्सा बन चुका है तो हम इसको एक्सप्रेशन सेंटर में रख देंगे। इसको एक्सप्रेशन से यहां क्या मुराद है? यहां एक्सप्रेशन से मुराद है जीन का अपना काम करना। जीन क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है ना बेटा।
जीन प्रोटीन बनाता है। हम जब इसको यहाँ रखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जाकर ये जीन प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। टाइम जरा देखें। हो गया है? 5 मिनट है? नहीं सर, 4 चले बस इसको खत्म करो। 4-5 मिनट क्या करना, बाकी मैं कल बताऊंगा कि एक्सप्रेशन सेंटर में इस जीन की अब कॉपियां कैसे बनती। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बस इस टॉपिक का सबसे, इस चैप्टर का अहम तरीन टॉपिक भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, खत्म हो गया।